राजीव एक ऐसा नौजवान था जिसका चेहरा देखकर कोई भी उसकी तारीफ किए बिना न रह सके। उसका रंग गोरा, आंखें गहरी और काली, और बाल इतने स्टाइलिश कि मानो किसी फिल्मी हीरो की तरह हर वक्त तैयार रहते थे। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था और उसकी बातों में एक जादू जो हर किसी को उसकी ओर खींच लेता था। राजीव को अपने इस रूप पर बहुत गर्व था। वह अक्सर अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा होकर खुद को निहारता और सोचता, मैं तो किसी राजकुमार से कम नहीं। मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आएगी जो मेरे जैसे ही खूबसूरत, पढ़ी लिखी, मॉडर्न और मॉडल जैसी होगी। राजीव का एक ही सपना था, एक ऐसी लड़की से शादी करना जो न सिर्फ सुंदर हो बल्कि पढ़ी लिखी, स्मार्ट और समाज में उसकी शान बढ़ाने वाली हो। वह रात को अपने बिस्तर पर लेटकर घंटों सोचता। उसकी आंखों के सामने एक ऐसी तस्वीर उभरती जिसमें वह और उसकी सपनों की लड़की किसी शानदार रेस्तरां में बैठे हैं, जहां वह उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है और लोग उनकी जोड़ी को देखकर रश्क करते हैं। वह सोशल मीडिया पर घंटों समय बिताता, जहां वह खूबसूरत, गोरी चिट्टी लड़कियों की तस्वीरें देखता, उनके पोस्ट लाइक करता और उनकी तारीफों में कमेंट्स लिखता। वह उनकी तस्वीरों को देखकर कल्पना करता कि एक दिन वह ऐसी ही लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताएगा। राजीव एक निजी कंपनी में जूनियर मैनेजर की नौकरी करता था। वहां उसकी पर्सनैलिटी और हाजिर जवाबी की वजह से वह सबका चहेता था। खासकर ऑफिस की लड़कियां जो मॉडर्न थीं और जिनका रंग गोरा था, उनके साथ वह खूब हंसी मजाक करता। कॉफी ब्रेक के दौरान वह उनके साथ बैठता, उनकी बातें सुनता और अपनी चमकदार मुस्कान के साथ उनकी तारीफ करता। अरे, तुम्हारा यह ड्रेस तो कमाल का है, या तुम तो बिल्कुल मॉडल लग रही हो, जैसे जुमले वह बिना रुके बोला करता। ऑफिस की लड़कियां उसकी इन बातों पर हंसतीं और उसकी तारीफों का जवाब देतीं। राजीव को लगता कि वह इन लड़कियों के बीच का सितारा है। वह सोचता, मेरी जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, चमक दमक, खूबसूरती और शान। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों के मुताबिक नहीं चलती। एक दिन जब राजीव ऑफिस से थका हारा घर लौटा तो उसकी माँ सुशीला ने उसे बुलाकर कहा, बेटा बैठो, हम तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। राजीव के पिता रमेश शर्मा ने गंभीर लहजे में कहा, हमने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। उसका नाम कालावती है और वह एक अच्छे घराने से है। राजीव के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने सोचा, अच्छा घराना, लेकिन लड़की कैसी होगी? क्या वह मेरे सपनों वाली होगी? क्या वह पढ़ी लिखी, मॉडर्न और खूबसूरत होगी? उसने हल्के से पूछा, माँ, लड़की कैसी है? क्या वह मेरे लायक है? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वह बहुत सीधी सादी और संस्कारी लड़की है, तुम्हें पसंद आएगी। राजीव ने उत्सुकता से पूछा, माँ, वह दिखती कैसी है? क्या वह पढ़ी लिखी है? उसकी माँ ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, वह 10वीं पास है और सुंदर तो नहीं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। यह सुनकर राजीव का दिल टूट गया। उसने मन ही मन सोचा, 10वीं पास, सुंदर नहीं, ये क्या मजाक है? मैंने तो मॉडल जैसी लड़की का सपना देखा था और ये लोग मुझे एक गांव की, कम पढ़ी लिखी, साधारण लड़की से शादी करने को कह रहे हैं। उसने तुरंत विरोध किया, माँ, पिताजी, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा। लेकिन उसके माता पिता ने उसकी एक न सुनी। रमेश ने सख्त लहजे में कहा, राजीव, यह शादी हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। कालावती का परिवार हमारे पुराने जान पहचान वालों में से है। हमने रिश्ता पक्का कर लिया है। सुशीला ने भी समझाया, बेटा, सुंदरता तो चंद दिनों की होती है, असली खूबसूरती दिल में होती है। कालावती तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम देख लेना। लेकिन राजीव का मन इन बातों को मानने को तैयार नहीं था। उसने कई बार कोशिश की कि वह अपने माता पिता को मना ले, लेकिन उनके दबाव के आगे वह हार गया। समाज की परंपराओं, परिवार की इज्जत और माता पिता के आदेश के सामने उसकी एक न चली। आखिरकार राजीव की शादी कालावती से हो गई। शादी का दिन राजीव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जब उसने कालावती को पहली बार देखा तो उसका मन और भी उदास हो गया। कालावती का रंग काला था, चेहरा साधारण और उसका पहनावा गांव की सादगी को दर्शाता था। वह एक साधारण साड़ी में थी जिसमें कोई चमक दमक नहीं थी। वह न तो मॉडर्न थी, न ही पढ़ी लिखी और न ही राजीव के सपनों वाली खूबसूरत। उसकी आंखें नीचे की ओर थीं और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जो शायद शर्मिंदगी और घबराहट का मिश्रण थी। राजीव ने मन ही मन सोचा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। मेरे सपने चूर चूर हो गए। शादी के बाद राजीव और कालावती एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे जो राजीव की कंपनी ने उसे किराए पर दिया था।
लेकिन राजीव का मन कालावती को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। वह दिन रात उसे ताने मारता। जब वह ऑफिस जाता तो वहां की गोरी चिट्टी लड़कियों के साथ हंसी मजाक करता, उनके साथ कॉफी पीता और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों को लाइक करता। वह उनकी तारीफों में डूबा रहता और उनकी पोस्ट पर कमेंट्स लिखता, जैसे वाह तुम तो किसी हीरोइन से कम नहीं, या यह तस्वीर तो कमाल की है। लेकिन जब वह घर लौटता तो कालावती को देखकर उसका मूड खराब हो जाता। वह कालावती को ताने देता, कहाँ मैंने सपने देखे थे और कहाँ मेरी शादी इस काली कलूटी से हो गई। तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे कोई लाइट बंद कर दी हो और अंधेरा छा गया हो। वह हंसते हुए कहता, अगर मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊं तो लोग मुझ पर हंसेंगे। तुम दिखती ही ऐसी हो जैसे कोई भूतनी। ये ताने कालावती के दिल में तीर की तरह चुभते। वह चुपके चुपके अपने कमरे में जाकर रोती, लेकिन कभी राजीव को जवाब नहीं देती। वह सोचती, मैं क्या करूं? ये मेरी किस्मत है। मैंने तो कभी राजीव का बुरा नहीं चाहा। कालावती एक साधारण सी लड़की थी जिसे अपनी जिंदगी से ज्यादा परिवार की इज्जत और रिश्तों की अहमियत समझ थी। वह सुबह जल्दी उठकर राजीव के लिए नाश्ता बनाती, उसके कपड़े तैयार करती और घर को साफ सुथरा रखती। वह राजीव की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती, लेकिन राजीव को यह सब दिखाई नहीं देता था। वह बस कालावती के रंग और उसकी सादगी को देखकर उसे नीचा दिखाने में लगा रहता। एक दिन जब कालावती ने राजीव के लिए उसकी पसंदीदा खिचड़ी बनाई तो राजीव ने खाना देखकर मुंह बनाया और कहा, यह क्या बनाया है? तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारे साथ। कालावती ने चुपचाप सिर झुका लिया और रसोई में चली गई। वहां वह अकेले में रोई, लेकिन उसने राजीव को कुछ नहीं कहा। कालावती की चुप्पी राजीव को और भी गुस्सा दिलाती थी। उसे लगता, यह तो जवाब भी नहीं देती, कितनी बेकार है यह। वह कालावती को और ताने मारता। एक शाम जब कालावती ने राजीव के लिए चाय बनाकर लाई तो राजीव ने चाय का कप देखकर कहा, यह क्या, चाय भी काली बना दी? तुम तो हर चीज को अपने रंग में रंग देती हो। कालावती ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वापस रसोई में चली गई और अपने आंसुओं को छिपा लिया। कालावती की जिंदगी अब एक रूटीन बन चुकी थी। वह सुबह उठती, घर के काम करती, राजीव के लिए खाना बनाती और फिर चुपचाप अपने दुख में डूब जाती। वह सोचती, क्या मेरा रंग ही मेरी गलती है? क्या मैं इतनी बुरी हूं कि राजीव मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा? लेकिन वह अपने दुख को किसी से कह नहीं पाती थी। उसके मायके में भी वह अपनी तकलीफें नहीं बताती थी, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसके परिवार की इज्जत पर आंच आएगी। वह बस चुप रहती और अपने काम में लगी रहती। राजीव की जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ वह ऑफिस में अपनी मॉडर्न गोरी चिट्टी सहकर्मियों के साथ हंसी मजाक करता और दूसरी तरफ घर पर कालावती को ताने मारता। उसे कालावती की चुप्पी से सुकून मिलता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह उस पर हावी है। वह सोचता, यह तो मेरे सामने कुछ बोल भी नहीं सकती। लेकिन कालावती की चुप्पी के पीछे का दर्द राजीव कभी नहीं समझ पाया। वह नहीं जानता था कि हर ताना, हर मजाक कालावती के दिल को और गहरी चोट पहुंचाता था। एक दिन जब राजीव ऑफिस से देर रात लौटा तो उसने देखा कि कालावती ने उसके लिए खाना गर्म करके रखा था। लेकिन राजीव का मूड उस दिन और भी खराब था। उसने खाना देखकर कहा, तुम्हें बस यही आता है, खाना बनाना, वह भी ढंग से नहीं। मेरे दोस्तों की बीवियां तो इतनी स्मार्ट हैं और तुम तो बस एक गांव की साधारण सी औरत हो। कालावती ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। राजीव का व्यवहार कालावती के लिए और सख्त होता गया। वह हर छोटी बड़ी बात पर उसे ताने मारता, कभी उसके खाने पर, कभी उसके कपड़ों पर, तो कभी उसके रंग पर। कालावती हर बार चुप रहती। वह सोचती, शायद एक दिन राजीव मुझे समझेगा, शायद एक दिन वह मेरे दिल को देखेगा, मेरे रंग को नहीं। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। कालावती ने कभी राजीव को जवाब नहीं दिया। चाहे वह कितना ही ताना मारे, चाहे वह उसका कितना ही मजाक उड़ाए, कालावती चुप रहती। वह अपने दुख को अपने दिल में दबा लेती और अपने काम में लगी रहती। राजीव को उसकी चुप्पी से सुकून मिलता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह कालावती पर हावी है। लेकिन कालावती की चुप्पी के पीछे का दर्द राजीव कभी नहीं समझ पाया। उसकी हर बात, हर ताना कालावती के दिल को चोट पहुंचाता था, लेकिन वह फिर भी खामोश रही। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती, रसोई में चली जाती और राजीव के लिए उसकी पसंद का नाश्ता तैयार करती। कभी वह पराठे बनाती, जिन्हें राजीव को मक्खन के साथ खाना पसंद था, तो कभी सादा सैंडविच, क्योंकि राजीव को ऑफिस में कुछ हल्का खाना अच्छा लगता था। वह राजीव के कपड़े प्रेस करती,
उसकी जुराबें जोड़ी बनाकर रखती और उसकी ऑफिस की फाइलें सही जगह पर रखती। घर को चमकाने में वह कोई कसर नहीं छोड़ती थी। फर्श को झाड़ू पोछा करती, बर्तनों को चमकाती और पर्दों को धोकर साफ रखती। लेकिन राजीव की नजर में यह सब कुछ भी नहीं था। वह कालावती के रंग और उसकी सादगी को देखकर उसे नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं करता था। तुम तो बस एक गांव की साधारण सी औरत हो, वह अक्सर ताने मारते हुए कहता। मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। अगर मेरी शादी किसी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की से होती तो आज मैं कितना खुश होता। कालावती ये सारी बातें सुनती, लेकिन उसकी जुबान पर ताला लगा रहता। उसकी आंखें नीचे झुकी रहती और होंठ सिल गए, जैसे वह कोई मूक मूर्ति हो। वह कभी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसके मन में एक गहरी उदासी थी। वह सोचती, राजीव के साथ गलत हुआ है। उसके माँ बाप ने उसकी शादी मुझसे जबरदस्ती करा दी। वह तो मुझसे नफरत करता है और शायद यह उसका हक है। कालावती का मन बार बार खुद को दोष देता। वह रात को अपने छोटे से कमरे में, जहां एक पुराना सा पलंग और एक टूटी हुई अलमारी थी, अकेले बैठकर सोचती, अगर मैं गोरी होती, अगर मैं पढ़ी लिखी होती, अगर मैं शहर की उन लड़कियों की तरह मॉडर्न होती तो शायद राजीव मुझे चाहता। यह विचार उसके मन में एक साए की तरह मंडराता रहता। वह अक्सर अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोती, लेकिन सुबह उठकर फिर वही रूटीन शुरू कर देती। उसकी चुप्पी राजीव को और भी गुस्सा दिलाती थी। उसे लगता, यह तो कुछ बोलती भी नहीं, कितनी बेकार है। वह कालावती को और ताने मारता, जैसे कि उसकी चुप्पी उसकी कमजोरी हो। कालावती ने कई बार कोशिश की कि वह खुद को बदल ले। उसने बाजार से तरह तरह की क्रीम खरीदी, जिनके विज्ञापनों में गोरा करने का वादा किया जाता था। वह हर सुबह और रात को अपने चेहरे और शरीर पर क्रीम लगाती, उम्मीद करती कि शायद उसका रंग बदल जाए। उसने टीवी पर देखे गए विज्ञापनों को सच मान लिया था, जहां गोरी त्वचा को खुशी और सफलता का प्रतीक बताया जाता था। उसने तरह तरह के साबुन आजमाए, मुल्तानी मिट्टी वाले, हल्दी वाले और यहाँ तक कि केमिकल युक्त साबुन भी, जो उसकी त्वचा को और रूखा बना देते थे। पड़ोस की एक आंटी ने उसे सुझाव दिया, बेटी, नींबू और हल्दी का लेप लगाओ, रंग साफ हो जाएगा। कालावती ने यह भी आजमाया। वह हर रात अपने चेहरे पर नींबू और हल्दी का लेप लगाती और सुबह तक इंतजार करती कि शायद कोई चमत्कार हो। लेकिन सुबह जब वह आईने के सामने खड़ी होती तो उसका चेहरा वही रहता, वही काला रंग, वही साधारण चेहरा। वह अपने आप से कहती, मैंने तो सब कुछ आजमा लिया, लेकिन कुछ नहीं बदला। उसका मन टूटने लगता था, लेकिन वह फिर भी कोशिश करती। उसने सोचा, शायद मैं अपने कपड़े बदल लूं, शायद मॉडर्न कपड़े पहनने से राजीव मुझे पसंद करेगा। उसने अपनी छोटी सी बचत से एक सलवार कमीज खरीदी, जो शहर की लड़कियों की तरह थी। लेकिन जब उसने उसे पहनकर राजीव को दिखाया तो राजीव ने हंसते हुए कहा, यह क्या पहन लिया? तुम पर तो यह बिल्कुल नहीं जंचता, तुम तो गांव की ही रहोगी। कालावती का दिल टूट गया। उसने वह सलवार कमीज अलमारी में रख दी और फिर कभी नहीं पहनी। वह अपने मन में सोचती, राजीव सिर्फ मेरी त्वचा से नफरत करता है, वह मेरे अंदर के इंसान को नहीं देखता। अगर वह मेरे दिल को, मेरी आत्मा को देखता तो शायद वह मुझसे प्यार करता। कालावती की यह सोच उसे रात रात भर सोने न देती। वह सोचती, मैंने तो कभी राजीव का बुरा नहीं चाहा, मैं तो बस उसकी खुशी चाहती हूँ। लेकिन राजीव की नजर में वह सिर्फ एक बोझ थी। वह दिन रात उसे ताने मारता, कभी उसके खाने पर, कभी उसके कपड़ों पर, तो कभी उसके रंग पर। एक दिन जब कालावती ने राजीव के लिए उसकी पसंदीदा खिचड़ी बनाई तो राजीव ने खाना देखकर मुंह बनाया और कहा, यह क्या बनाया है? तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारे साथ। कालावती ने चुपचाप सिर झुका लिया और रसोई में चली गई। वहां वह अकेले में रोई, लेकिन उसने राजीव को कुछ नहीं कहा। एक दिन राजीव के ऑफिस में बड़ी खुशखबरी आई। उसे जूनियर मैनेजर से मैनेजर के पद पर प्रमोशन मिला। राजीव की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह ऑफिस में सबके बीच सितारा बन गया। उसके सहकर्मी उसकी तारीफ करते और उसकी मॉडर्न गोरी चिट्टी सहकर्मी लड़कियां उसे बधाई देती। अरे राजीव, तुम तो कमाल हो, मैनेजर बनना कोई छोटी बात नहीं है। एक लड़की प्रिया ने हंसते हुए कहा। प्रिया ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी और राजीव हमेशा उसकी तारीफ करता था। राजीव ने अपनी चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ प्रिया, अब तो और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन मैं तैयार हूँ। उसकी बातों में एक गर्व था, जैसे वह दुनिया का सबसे कामयाब इंसान हो। उस रात वह घर लौटा और उसने कालावती से कहा, मैं मैनेजर बन गया हूँ। इस वीकेंड को मैं घर पर एक बड़ी पार्टी रख रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त आएंगे, तुम सब कुछ अच्छे से तैयार रखना।
कालावती ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसने सोचा, शायद यह मौका है जब मैं राजीव को दिखा सकूं कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसने घर को सजाया, दीवारों को साफ किया, फूलों की मालाएं लटकाईं और तरह तरह के पकवान बनाए। उसने राजीव की पसंद की बिरयानी, पनीर टिक्का और गुलाब जामुन बनाए। उसने अपने लिए एक नई साड़ी भी खरीदी जो साधारण थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद राजीव को पसंद आए। वह चाहती थी कि इस मौके पर राजीव उसे थोड़ा सम्मान दे, थोड़ा प्यार दे। पार्टी का दिन आ गया। राजीव ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया था। उसके ऑफिस के सहकर्मी जैसे प्रिया और उसकी दोस्त रिया, उसके पुराने कॉलेज के दोस्त जैसे विक्रम और राहुल, और कुछ रिश्तेदार भी आए। घर में रौनक थी। मॉडर्न और खूबसूरत लड़कियां जिन्हें राजीव ने खास तौर पर बुलाया था, अपनी चमक दमक के साथ वहां मौजूद थीं। उनके कपड़े ब्रांडेड थे, उनके चेहरों पर मेकअप की चमक थी और उनकी बातों में एक आत्मविश्वास था। हर कोई राजीव की तरक्की की तारीफ कर रहा था। अरे राजीव, तुम तो कमाल कर गए। मैनेजर बनना कोई छोटी बात नहीं है, विक्रम ने कहा। राजीव अपनी तारीफों में डूबा हुआ था। वह अपनी सहकर्मी लड़कियों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, उनकी तारीफें कर रहा था और उनकी बातों में मशगूल था। कालावती ने मेहमानों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह चुपचाप हर किसी के लिए खाना परोस रही थी, चाय कॉफी ला रही थी और मेहमानों का ध्यान रख रही थी। उसकी साड़ी साधारण थी और उसका चेहरा नीचे की ओर था। वह मेहमानों से ज्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसका मजाक न उड़ाए। लेकिन राजीव ने उसे एक बार भी तारीफ नहीं की। वह बस अपनी दुनिया में खोया रहा। जब कुछ मेहमानों ने राजीव से कहा, अरे अपनी बीवी से मिलवाओ, तो राजीव ने कालावती को बुलाया। कालावती शर्माते हुए आई। उसने अपनी साड़ी को ठीक किया और मेहमानों से औपचारिक बात की, लेकिन राजीव के चेहरे पर एक बेचैनी थी। वह नहीं चाहता था कि कालावती ज्यादा देर तक मेहमानों के सामने रहे। जब कालावती खाना परोसने के लिए रसोई में चली गई तो राजीव के दोस्तों ने उसे घेर लिया। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे राजीव, तू तो इतना हैंडसम है, और यह क्या, तूने इस काली कलूटी से शादी कर ली? शहर में इतनी अच्छी लड़कियां थीं, क्या कमी पड़ गई थी? राहुल ने भी तंज कसते हुए कहा, हाँ यार, तू तो मॉडल जैसी लड़की डिजर्व करता था, यह क्या बात हो गई? राजीव ने गुस्से में कहा, अरे क्या करूं यार, मेरी माँ और पिताजी ने मिलकर मेरी शादी इससे करवा दी। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था। उसके दोस्तों ने उसे और भड़काया। प्रिया, जो वहां पास ही खड़ी थी, ने हंसते हुए कहा, राजीव, तू तो फंस गया। ऐसी बीवी के साथ कैसे रहता है तू? इन बातों ने राजीव के मन में आग लगा दी। वह पहले से ही कालावती से नाराज था और अब उसके दोस्तों की बातें सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने कालावती को फिर से बुलाया और स्टेज पर सबके सामने खड़ा कर दिया। उसने जोर से कहा, देखो, यही है मेरी बीवी। मेरे माँ बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस काली कलूटी से शादी करके। उसने कालावती की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, इसे देखकर तो लगता है जैसे कोई अंधेरा छा गया हो। मैं इसे बाहर कैसे ले जाऊं? लोग मुझ पर हंसेंगे। उसने हंसते हुए आगे कहा, यह तो कुछ बोलती भी नहीं, बस चुप रहती है जैसे कोई मूर्ख हो। कालावती स्टेज पर खड़ी थी और राजीव की हर बात उसके दिल को चीर रही थी। वहां मौजूद लोग चुप हो गए। कुछ लोग असहज होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कालावती की आंखों में आंसू छलक आए। वह खड़ी खड़ी रोने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसका चेहरा लाल हो गया था। राजीव को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हंसते हुए अपने दोस्तों की ओर मुड़ा और बोला, देखा, मैंने कहा था ना, ये तो कुछ बोलती भी नहीं। वहां मौजूद राजीव के माता पिता सुशीला और रमेश भी चुप रहे। सुशीला की आंखें नम थीं, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। रमेश ने सिर झुका लिया क्योंकि वह मेहमानों के सामने कुछ नहीं कहना चाहता था। कालावती का दिल टूट चुका था। वह स्टेज पर खड़ी खड़ी सोच रही थी, बस अब बहुत हो गया। मैं इस अपमान को और नहीं सह सकती। मैं इसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अब इस घर में नहीं रहेगी। पार्टी खत्म होने के बाद जब मेहमान चले गए, कालावती चुपचाप अपने कमरे में गई। उसने अपनी साड़ी उतारी, एक साधारण सी सलवार कमीज पहनी और बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल गई। उसने कोई चिट्ठी नहीं छोड़ी, कोई शोर शराबा नहीं किया। वह बस चुपके से निकल गई, जैसे वह कभी इस घर का हिस्सा थी ही नहीं। उस रात न तो राजीव को पता था, न उसके सास ससुर को, और न ही किसी और को। कालावती कहाँ चली गई यह कोई नहीं जानता था। जब सुबह राजीव उठा तो उसे घर में कालावती नहीं दिखी। उसने सोचा, शायद कहीं बाहर गई होगी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने ऑफिस चला गया।
लेकिन जब दिन बीतने लगा और कालावती का कोई अता पता नहीं चला तो उसकी माँ ने चिंता जताई। यह लड़की कहाँ चली गई, कुछ बताया भी नहीं। रमेश ने कहा, शायद अपने मायके चली गई होगी। लेकिन जब उन्होंने कालावती के मायके में फोन किया तो वहां भी कोई खबर नहीं थी। कालावती सचमुच गायब हो चुकी थी। राजीव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मन ही मन खुश था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अच्छा हुआ मेरी जिंदगी से चली गई, अब मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। वह अपनी तरक्की का जश्न मनाने में मस्त हो गया। वह अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने लगा, ऑफिस की खूबसूरत लड़कियों के साथ हंसी मजाक करता और कालावती को पूरी तरह भूल गया। लेकिन कालावती का जाना सिर्फ एक शुरुआत थी। वह कहाँ गई, यह रहस्य बन गया। कालावती के जाने के बाद राजीव की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। उसे कालावती की अनुपस्थिति का 1% भी फर्क नहीं पड़ा। वह तो उल्टा खुश था, जैसे कोई बोझ उसके कंधों से हट गया हो। कालावती को गए हुए अब 1 साल हो चुका था और इस 1 साल में राजीव ने उसे एक पल के लिए भी याद नहीं किया। उसका मन अब पूरी तरह अपनी नई जिंदगी में रम चुका था। कालावती के जाने के कुछ महीने बाद ही राजीव ने अपने ऑफिस की एक खूबसूरत और मॉडर्न लड़की प्रिया से शादी कर ली थी। प्रिया वही लड़की थी जिसकी तारीफ राजीव हमेशा करता था। उसका रंग गोरा था, चेहरा मॉडल जैसा और बातों में एक मॉडर्न अंदाज। राजीव को लगता था कि अब उसकी जिंदगी वही है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। प्रिया के साथ राजीव की जिंदगी रंगीन थी। वह हर शाम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता, प्रिया के साथ रेस्तरां में डिनर करता और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें डालता। वह प्रिया की तारीफों में डूबा रहता और प्रिया भी उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी की दीवानी थी। दोनों हंसी मजाक में खोए रहते और राजीव को लगता कि अब उसकी जिंदगी परफेक्ट है। वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंसता और कहता, अब तो मेरी जिंदगी में सब कुछ है, खूबसूरत बीवी, अच्छी नौकरी और शानदार जिंदगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खुशी का दौर ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला था। उसकी बर्बादी का दिन धीरे धीरे करीब आ रहा था। सबसे पहले राजीव को एक ऐसा झटका लगा जिसने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली। उसके माता पिता सुशीला और रमेश एक सड़क हादसे में अचानक गुजर गए। यह खबर राजीव के लिए किसी बिजली गिरने से कम नहीं थी। वह टूट गया। उसके माता पिता ही वह लोग थे जिन्होंने उसकी जिंदगी को हर कदम पर संभाला था, भले ही उसने उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उनकी मृत्यु ने राजीव को अंदर तक हिला दिया। वह उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, लेकिन उसका मन सुन्न था। वह रात रात भर जागता और सोचता, माँ पिताजी आप मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं अकेला हूं। प्रिया ने उसे थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन वह भी जल्दी ही अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। वह राजीव से कहती, रोने से क्या होगा, जिंदगी तो चलती रहती है। लेकिन राजीव का मन अब पहले जैसा नहीं था। वह अपने माता पिता की यादों में खोया रहता। उसे याद आता कि कैसे उसकी माँ ने कालावती को चुना था और कैसे उसने उनकी बात को ठुकराकर कालावती को ताने मारे थे। लेकिन वह इन यादों को झटक देता और सोचता, जो गया सो गया, अब मेरी जिंदगी प्रिया के साथ है। माता पिता के गुजरने के 1 महीने भी नहीं बीते थे कि राजीव को एक और बड़ा झटका लगा। उसकी कंपनी में बड़े पैमाने पर छंटनी हुई और राजीव की नौकरी चली गई। जिस मैनेजर के पद पर वह इतना इतराता था, वह अब उससे छिन गया। कंपनी ने उसे एक छोटा सा पत्र दिया जिसमें लिखा था, आपकी सेवाएं अब हमारी जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं। राजीव के लिए यह खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। वह सोचता, यह क्या हो गया, मैं तो मैनेजर था, सबकी तारीफ का पात्र था, अब मैं बेरोजगार कैसे हो गया। उसने तुरंत नई नौकरी की तलाश शुरू की। वह दिन रात इंटरव्यू देने जाता, अपने रिज्यूमे को अपडेट करता और पुराने सहकर्मियों से मदद मांगता, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता था। कुछ कंपनियों ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया, लेकिन हर बार उसे रिजेक्शन लेटर मिलता। आपके पास अनुभव तो है, लेकिन हमारी जरूरतें अलग हैं, यह जवाब उसे बार बार सुनने को मिलता। राजीव का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। वह सोचता, मैं जो कभी ऑफिस का सितारा था, आज कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं है। इन 3-4 महीनों में राजीव की जिंदगी और बिगड़ गई। प्रिया, जो पहले उसकी तारीफों में डूबी रहती थी, अब उससे तंग आने लगी। वह हर दिन राजीव से झगड़ती, कब तक ऐसा चलेगा राजीव, तुम नौकरी ढूंढो, मैं कब तक तुम्हारा बोझ उठाऊंगी, वह चिल्लाते हुए कहती। प्रिया की अपनी नौकरी थी और वह अपनी जिंदगी में व्यस्त थी। उसे राजीव का बेरोजगार होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहती, तुम पहले जैसे थे राजीव, अब तुम बस एक हारा हुआ इंसान हो। एक दिन जब राजीव फिर से एक असफल इंटरव्यू से लौटा तो प्रिया ने उससे कहा, बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती,
उसने अपना सामान बांधा और राजीव को छोड़कर चली गई। राजीव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसकी एक न सुनी। तुम अब वही राजीव नहीं हो जो मुझे पसंद था, उसने कहा और दरवाजा बंद करके चली गई। राजीव अब पूरी तरह अकेला था। उसके माता पिता चले गए, उसकी नौकरी चली गई और अब उसकी दूसरी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। वह अपने छोटे से फ्लैट में अकेले बैठा रहता और उसकी जिंदगी अब एक अंधेरे कुएं में डूबती जा रही थी। वह दिन रात सोचता, यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया? एक दिन जब राजीव अपने पुराने सामान को साफ कर रहा था, उसे एक पुराना एल्बम मिला। उसने उसे खोला और उसमें उसे अपनी और कालावती की शादी की तस्वीर दिखी। कालावती उस तस्वीर में साधारण सी साड़ी में थी। उसका चेहरा नीचे की ओर था और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। राजीव उस तस्वीर को देर तक देखता रहा। उसका मन अचानक भारी हो गया। वह तस्वीर को हाथ में लेकर मन ही मन बात करने लगा। कालावती, शायद तुम्हारे जाने से ही मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। शायद तुम्हारी कोई बद्दुआ लग गई होगी। शायद भगवान ने मुझे यह सजा दी है क्योंकि मैंने तुम्हें इतना सताया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे याद आया कि कैसे वह कालावती को ताने मारता था, कैसे उसने पार्टी में सबके सामने उसका अपमान किया था और कैसे कालावती चुपके से चली गई थी। वह सोचने लगा, मैंने तुम्हें कभी इंसान नहीं समझा। मैंने सिर्फ तुम्हारा रंग देखा, तुम्हारा दिल नहीं। उसका मन पछतावे से भर गया। वह सोचता, अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा सम्मान दिया होता, थोड़ा सा प्यार दिया होता, तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी न होती। धीरे धीरे राजीव की जिंदगी और बिगड़ती गई। उसका घर, जो कभी सजा संवरा था, अब बिकने की कगार पर था। उसने अपनी बचत खर्च कर दी और अब उसके पास किराया देने तक के पैसे नहीं थे। उसका फ्लैट बिक गया और उसे एक छोटे से किराए के कमरे में शिफ्ट होना पड़ा। उसका चेहरा, जो कभी हैंडसम और चमकदार था, अब सूखने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और उसका रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगा। वह अब वही राजीव नहीं था जो कभी अपनी खूबसूरती पर इतराता था। वह एक साधारण इंसान बन गया जिसे कोई पहचानता भी नहीं था। वह अपने छोटे से कमरे में अकेले बैठा रहता और पुरानी यादों में खोया रहता। उसे कालावती की चुप्पी याद आती, उसका अपमान याद आता और उसका जाना याद आता। वह सोचता, मैंने उसे इतना दुख दिया और आज मैं खुद दुख में डूबा हूं। उसका मन अब पूरी तरह टूट चुका था। वह अपने कमरे में बैठकर कालावती की तस्वीर को देखता और सोचता, शायद यह मेरी सजा है। उसका चेहरा, जो कभी हैंडसम और चमकदार था, अब सूख चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसका रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। वह अब उस राजीव से कोसों दूर था जो कभी अपनी खूबसूरती और आत्मविश्वास पर इतराता था। लेकिन इन सब के बावजूद राजीव के मन में जीने की एक छोटी सी चिंगारी अभी भी बाकी थी। वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि शायद अभी भी कुछ बाकी है। शायद वह अपने जीवन को दोबारा संवार सकता है। हर बार जब वह अपने छोटे से किराए के कमरे में अकेले बैठता, उसका ध्यान उस पुराने एल्बम की ओर जाता जिसमें कालावती की तस्वीर थी। वह तस्वीर अब उसके लिए सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी। वह एक सबक थी, एक दर्पण थी जो उसे उसकी गलतियों का एहसास कराती थी। कालावती की वह साधारण सी तस्वीर जिसमें वह अपनी शादी की साड़ी में थी, उसकी आंखें नीचे की ओर थीं और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, राजीव को बार बार उसकी गलतियां याद दिलाती। वह सोचता, मैंने कालावती को कभी इंसान नहीं समझा। मैंने सिर्फ उसका रंग देखा, उसका दिल नहीं। मैंने उसे इतना सताया, इतना अपमानित किया। यह पछतावा अब उसके मन में गहरे तक समा चुका था। कालावती की तस्वीर ने राजीव को एक नया नजरिया दिया। उसने फैसला किया कि वह अब और भेदभाव नहीं करेगा। वह हर इंसान को उसके दिल से, उसकी आत्मा से देखेगा, न कि उसके रंग या रूप से। वह एक सच्चा इंसान बनना चाहता था। उसके मन में सिर्फ एक इच्छा थी, काश कालावती एक बार उसकी जिंदगी में वापस आ जाए और उसे माफ कर दे। वह सोचता, अगर मैं कालावती से माफी मांग सकूं, अगर वह मुझे माफ कर दे, तो शायद मेरी जिंदगी को एक नया मौका मिले। यह इच्छा अब उसके लिए एक मकसद बन चुकी थी। वह हर रात उस तस्वीर को देखता और मन ही मन कहता, कालावती, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं अब वही राजीव नहीं हूं। एक दिन राजीव को पता चला कि शहर के एक मशहूर रेस्तरां, स्वाद भवन में मैनेजर की पोस्ट खाली है। यह सुनकर उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने सोचा, यह मेरा मौका है। अगर मुझे यह नौकरी मिल गई तो मैं अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर सकता हूं। वह अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने रिज्यूमे की एक कॉपी लेकर रेस्तरां के लिए निकल पड़ा। कई दिनों से वह भूखा था क्योंकि उसके पास अब पैसे बहुत कम बचे थे।
उसका शरीर थकान से चूर था और चेहरा उदास और मुरझाया हुआ था। उसकी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे जो शायद एक कप चाय के लिए भी काफी नहीं थे। फिर भी उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद यह नौकरी उसे एक नई जिंदगी देगी। रेस्तरां के बाहर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। स्वाद भवन की चमक दमक देखकर उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई, जब वह ऐसे ही जगहों पर अपने दोस्तों और प्रिया के साथ हंसी मजाक करता था। उस वक्त वह इन रेस्तरां में एक शानदार मेहमान के रूप में आता था, लेकिन आज वह एक नौकरी मांगने वाला साधारण इंसान था। उसने अपने कपड़े ठीक किए, अपने बालों को उंगलियों से संवारा और रेस्तरां के अंदर कदम रखा। रेस्तरां का माहौल शानदार था। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स थीं, टेबल्स पर साफ सुथरे मेजपोश बिछे थे और हल्की सी म्यूजिक हवा में तैर रही थी। मेहमानों की हंसी और बातचीत की आवाजें रेस्तरां को जीवंत बना रही थीं। राजीव ने एक कोने की टेबल की ओर देखा, जहां वह चुपके से बैठना चाहता था ताकि ज्यादा ध्यान न खींचे, लेकिन उससे पहले उसने एक वेटर को देखा जो पास ही खड़ा था। राजीव की हालत देखकर वेटर को उस पर तरस आया। राजीव ने धीमी आवाज में कहा, भाई, मुझे एक गिलास पानी दे दो, मैं बहुत थका हुआ हूं और भूखा भी। वेटर ने उसकी हालत देखी और दयाभाव से कहा, सर, आप अंदर जाकर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। राजीव ने वेटर को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। उसने एक कोने की टेबल पर बैठने का फैसला किया। वह अपने रिज्यूमे को एक बार फिर देखने लगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह सोच रहा था, क्या मुझे यह नौकरी मिलेगी? क्या मैं सचमुच अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर पाऊंगा? जैसे ही राजीव टेबल पर बैठा और अपने रिज्यूमे को व्यवस्थित करने लगा, उसकी नजर रेस्तरां के एक कोने पर पड़ी। वहां एक महिला खड़ी थी जो सूट बूट में थी। वह रेस्तरां के स्टाफ को कुछ निर्देश दे रही थी और उसका लहजा इतना आत्मविश्वास से भरा था कि हर कोई उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। राजीव ने उसकी ओर ध्यान से देखा और अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह महिला कोई और नहीं, कालावती थी। लेकिन यह वही कालावती नहीं थी जिसे वह जानता था। यह कालावती अब पहले जैसी साधारण गांव की लड़की नहीं थी। वह एक आत्मविश्वास से भरी, पेशेवर महिला थी जो एक स्टाइलिश ब्लैक सूट में थी। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा चमक रहा था और उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। वह बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रही थी, जैसे वह इस रेस्तरां की मालकिन हो। राजीव की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोच नहीं पा रहा था कि यह वही कालावती है जिसे वह कभी काली कलूटी कहकर ताने मारता था। उसने खुद की ओर देखा। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, चेहरा मुरझाया हुआ था और वह अब एक साधारण टूटा हुआ इंसान था। उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वह सोचने लगा, मैंने उसे इतना नीचा दिखाया और आज वह कहाँ है और मैं कहाँ हूं? वह इस रेस्तरां में इतने आत्मविश्वास के साथ खड़ी है और मैं एक नौकरी मांगने वाला भिखारी बन गया हूं। उसका मन पछतावे से भर गया। वह हिम्मत जुटाकर कालावती के पास गया। उसकी आवाज में कांपन था और वह धीरे से बोला, कालावती, तुम? कालावती ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य था, लेकिन फिर वह शांत हो गई। उसने सधे हुए लहजे में कहा, हाँ राजीव, मैं कालावती हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में न तो गुस्सा था, न ही नफरत, बस एक शांत आत्मविश्वास। राजीव का गला रुंध गया। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, कालावती, मुझे माफ कर दो। मेरी सोच उस वक्त बहुत गलत थी। मैंने तुम्हें बहुत गलत कहा, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें अपमानित किया। मेरी वजह से तुम घर छोड़कर चली गई। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मेरी नौकरी चली गई, मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, मेरा घर बिक गया। मैं अब दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। कालावती, मैंने तुम्हें बहुत सताया, मुझे माफ कर दो। मेरे साथ बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बार बार हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। वह अपने घुटनों पर बैठ गया, जैसे वह कालावती के सामने पूरी तरह समर्पण कर रहा हो। कालावती ने उसे चुपचाप देखा। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था, न ही नफरत। वह शांत थी, जैसे वह इस पल के लिए पहले से तैयार थी। उसने धीरे से कहा, राजीव, तुम्हारा प्यार कितना छोटा था, तुम्हारी सोच कितनी छोटी थी। तुमने मुझे सिर्फ मेरे जिस्म के रंग तक देखा। तुमने कभी मेरे अंदर की आत्मा को नहीं झांका। आज तुम खुद को देखो, तुम कहाँ खड़े हो, और मुझे देखो, मैं आज एक स्वतंत्र महिला हूं। मैंने अपनी जिंदगी अपने दम पर बनाई है। राजीव ने फिर से माफी मांगी। उसने कहा, कालावती, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मैं बदल गया हूं। मैं अब वही राजीव नहीं हूं जो तुम्हें ताने मारता था। मैं एक सच्चा इंसान बनना चाहता हूं। बस मुझे माफ कर दो।
उसकी आवाज में सच्चाई थी और उसका चेहरा पछतावे से भरा था। वह बार बार कालावती की ओर देख रहा था, जैसे उसे एक आखिरी मौका चाहिए हो। कालावती ने एक गहरी सांस ली और कहा, राजीव, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया है। तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। उसकी बातों में एक शांति थी, एक आत्मविश्वास था जो राजीव को और भी शर्मिंदगी महसूस करा रहा था। उसने पूछा, कालावती, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम इतनी बदल गई हो। कालावती ने शांत स्वर में अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब वह राजीव का घर छोड़कर गई थी, तब उसने फैसला किया था कि वह अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी अपने दम पर बनाएगी। वह अपने मायके नहीं गई क्योंकि उसे डर था कि वहां भी उसे अपमान सहना पड़ेगा। उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की, एक रेस्तरां में वेटर के रूप में काम किया। वहां उसने दिन रात मेहनत की और साथ ही अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में दाखिला लिया और होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। अपनी मेहनत और लगन से वह धीरे धीरे इस रेस्तरां स्वाद भवन की मैनेजर बन गई। उसने कहा, मैंने सीखा कि खूबसूरती रंग में नहीं, आत्मविश्वास और मेहनत में होती है। मैंने अपनी जिंदगी को अपने दम पर बनाया। आज मैं न सिर्फ आत्मनिर्भर हूं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी हूं। उसकी बातों में एक गर्व था, लेकिन वह घमंड नहीं था। वह अपनी मेहनत का गर्व था। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा चमक रहा था, क्योंकि उसकी खूबसूरती अब उसके आत्मविश्वास में थी, न कि उसके रंग में। राजीव ने कालावती की बातें सुनी और उसका मन और भारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा खजाना खो दिया था। उसने कहा, कालावती, तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुम्हें इतना दुख दिया और आज तुम इतने ऊंचे मुकाम पर हो। मैं तो बस एक हारा हुआ इंसान हूं। कालावती ने मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करो, मेहनत करो और एक अच्छा इंसान बनो। उसने एक गिलास पानी मंगवाया और राजीव को देते हुए कहा, तुम यहां नौकरी के लिए आए हो ना? मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी, लेकिन यह मेरी दया नहीं है, यह तुम्हारा मौका है। अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी दूंगी। राजीव की आंखें चमक उठीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कालावती उसे इतना बड़ा मौका दे रही है। उसने तुरंत कहा, कालावती, मैं वादा करता हूं कि मैं मेहनत करूंगा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। कालावती ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है राजीव, तुम्हारा इंटरव्यू कल सुबह होगा, तैयार रहना। अगले दिन राजीव ने पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू दिया। उसने अपनी सारी मेहनत और ईमानदारी दिखाई। कालावती ने उसका इंटरव्यू लिया और उसकी मेहनत से प्रभावित हुई। उसने राजीव को रेस्तरां में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी दे दी। राजीव के लिए यह एक नई शुरुआत थी। वह कालावती के अधीन काम करने लगा और उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वह रेस्तरां के काम में पूरी तरह डूब गया। मेहमानों की खातिरदारी करता, स्टाफ को निर्देश देता और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाता। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राजीव के मन में पुरानी आदतें फिर से जागने लगीं। वह कालावती की उदारता को देखकर धीरे धीरे मनमानी करने की कोशिश करने लगा। वह सोचता, कालावती ने मुझे माफ कर दिया है, तो शायद वह मुझसे फिर से प्यार करने लगेगी। वह कालावती के आसपास ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता। कभी वह उससे बेवजह बात करने की कोशिश करता, तो कभी उसकी तारीफ करता। वह कहता, कालावती, तुमने रेस्तरां को बहुत अच्छे से संभाला है, तुम सचमुच कमाल हो। लेकिन कालावती उसकी इन बातों को हल्के में लेती। वह शांत रहती और कहती, राजीव, तुम अपना काम करो। मैंने तुम्हें नौकरी दी है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कोई और रिश्ता चाहती हूं। राजीव के मन में एक उम्मीद बनी रहती थी। वह सोचता, शायद एक दिन मैं कालावती को मना लूंगा, शायद वह मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी। वह दिन रात इस उम्मीद में जीता था। वह कालावती को देखता, उसकी मेहनत और आत्मविश्वास को देखता और सोचता, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? अगर मैंने उस वक्त इसका दिल देखा होता तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी न होती। लेकिन कालावती अब एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी जिंदगी को अपने दम पर बनाया था। वह राजीव के लिए सिर्फ एक सहानुभूति रखती थी, न कि प्यार। उसने राजीव को नौकरी दी थी क्योंकि वह चाहती थी कि वह भी अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करे। लेकिन वह यह भी स्पष्ट कर चुकी थी कि वह उसके साथ कोई नया रिश्ता नहीं चाहती। राजीव को कालावती की माफी और नौकरी ने एक नया मौका दिया था। वह अब रेस्तरां में काम करता था और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके मन में कालावती को दोबारा पाने की एक छोटी सी उम्मीद हमेशा बनी रहती थी। वह दिन रात मेहनत करता,
लेकिन साथ ही यह सोचता कि शायद एक दिन कालावती का दिल जीत लेगा। कालावती दूसरी ओर अपनी स्वतंत्र और आत्मविश्वास भरी जिंदगी में खुश थी। उसने राजीव को माफ कर दिया था, लेकिन वह अब एक ऐसी महिला थी जो अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी थी। राजीव की उम्मीद और कालावती की स्वतंत्रता इस कहानी का अंतिम रंग थी। एक ऐसा अंत जहां दोनों अपनी अपनी राहों पर थे, लेकिन एक दूसरे के लिए सिर्फ एक सबक बनकर रह गए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर